मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपकी EPRG फ्रेमवर्क के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो अगर मैं बात करूं EPRG होता क्या है, तो इसका मतलब होता है एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। ये चारों क्या हैं? ये चारों एक अप्रोच है, एक फ्रेमवर्क है कि किस तरह आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर अपने ऑपरेशंस को मैनेज करोगे। इन सभी के मतलब, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो इन चारों को आज के सेशन में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो द EPRG फ्रेमवर्क एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक orientation is a strategic model that organizations use to determine their approach to determine international business operations. Each orientation represents a different strategic mindset and approach to conducting business on a global scale. तो ये चारों क्या हैं? कह सकते हैं ये चारों एक स्ट्रेटेजिक मॉडल्स हैं जिनका यूज़ कर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस को, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं। तो देखते हैं अब इन चारों को वन बाय वन। सो फर्स्ट वन आता है आपका एथनोसेंट्रिक अप्रोच। सो इन दिस अप्रोच द ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरी फोकस ऑन इट्स होम कंट्री। तो इनका मेन फोकस कहाँ होता है? इनके होम कंट्री के ऊपर इनका फोकस होता है। एंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस इज सेंट्रलाइज्ड। और जो भी इनका इंटरनेशनल बिजनेस है, ग्लोबल बिजनेस है, उसको सेंट्रलाइज वे में कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। और सेंट्रलाइज कहाँ से कंट्रोल करते हैं? ये करते हैं उसको डोमेस्टिक नेशन से उसको कंट्रोल, जहाँ की उस ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर स्टेबल होता है। इट एज्यूम दैट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिज़ाइन फॉर अ लोकल मार्केट can be exported and sold in foreign market without significant adaptation। तो इनका assumption ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट अपनी कंट्री के मार्केट के लिए बनाया है, आप सेम उसी प्रोडक्ट को विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, कस्टमाइजेशन आप बाहर की मार्केट में भी सेल्स कर सकते हैं। तो ये अप्रोच होती है आपकी एथनोसेंट्रिक अप्रोच। इसके अंदर प्राइमरी फोकस क्या होता है? आपकी होम कंट्री आपके एंटायर बिजनेस ऑपरेशन प्रोसेस को कैसे मैनेज करते हैं? सेंट्रली मैनेज किया जाता है उनको, वो भी डोमेस्टिक कंट्री में जो आपका हेडक्वार्टर होता है वहाँ से। इनका एजम्पशन होता है कि आपके जो भी प्रोडक्ट सर्विस आपने अपनी होम कंट्री के लिए डेवलप किए हैं, उनको एज इट इज़ आप बाहर की फॉरेन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली एंड एक्सपोर्टेड एज इट इज़। बनाते अपनी कंट्री में हैं, उनको एज इट इज़ दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है अ सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज़ अप्लाइड ग्लोबली विदाउट कंसीडरिंग लोकल मार्केट। अब यहाँ पर ये एक ही ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बनाते हैं और उसी को ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अप्लाई करते हैं। मतलब एक स्टैंडर्ड प्लान का यूज़ कर ये अपनी मार्केटिंग करते हैं। थर्ड है ग्लोबल कस्टमर्स नीड एंड प्रेफरेंसेस आर ऑफन ओवरलुक्ड। अब जो भी ग्लोबल कस्टमर्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी प्रेफरेंस है, उनको ये इग्नोर कर देते हैं, उन पर इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि अगर उनके ऊपर फोकस करेंगे तो इनको अपने प्रोडक्ट को उनके हिसाब से ही कस्टमाइज या डेवलप करना पड़ेगा। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, अ कंपनी प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट इन इट्स होम कंट्री एंड एक्सपोर्ट दैम वर्ल्ड वाइड विदाउट मेकिंग एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस टू कैटर द प्रेफरेंस एंड डिमांड ऑफ फॉरेन कस्टमर्स। अब कोई भी कंपनी है, वो प्रोडक्ट बनाती है अपने इंडियन कंट्री में और फिर उसके बाद उन्हीं प्रोडक्ट को एज इट इज़ विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर देती है। तो वो क्या कहलाता है? आपका एथनोसेंट्रिक अप्रोच। तो इसके अंदर आपको कोई एडिशनल एफर्ट नहीं करने होते दूसरी कंट्रीज़ की प्रेफरेंस, उनके टेस्ट के हिसाब से। आपका जो प्रोडक्ट आपकी कंट्री में है, एज इट इज़ प्रोडक्ट आपको दूसरी कंट्री में भी सेल करना है विदाउट एनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को चेंज करें, ना ही आप कोई कस्टमाइजेशन करते हैं। मतलब इसमें आपकी जो कॉस्टिंग आती है वो सबसे कम आती है। अब नेक्स्ट आपका पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। सो इन दिस अप्रोच द ऑर्गेनाइजेशंस डिसेंट्रलाइज इट्स ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग टू सब्सिडीज और लोकल ऑफिसेज इन फॉरेन मार्केट। ईच सब्सिडरी हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी to develop strategies tailored to the specific needs and preference to the local market।
अब इस अप्रोच के अंदर क्या करते हैं, ये अपनी जो भी ऑपरेशंस होते हैं या जो इनकी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं उनको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। मतलब फॉरेन मार्केट में जहाँ जहाँ इनकी जिस कंट्री के अंदर इनके ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ पर इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, हर कंट्री में एक लोकल ऑफिस को डेवलप करते हैं। एक सब्सिडरी के लिए एक अलग से पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं ये। अब जो भी सब्सिडरी होती है उसके पास फुल ऑटोनॉमी होती है कि वो अपनी कंट्री के हिसाब से जैसी वहाँ की नीड है, वहाँ के लोगों की प्रेफरेंस है, कस्टमर्स की चॉइसेस हैं, जैसी लोकल मार्केट की कंडीशन है, उन सब को देखकर वहाँ के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को डेवलप कर वहाँ पर सेल्स कर सके, अपनी स्ट्रेटजीज़ को उनके हिसाब से ही डेवलप करें। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर हाईली लोकलाइज्ड टू मीट द डिमांड ऑफ लोकल कस्टमर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वो कस्टमाइज होते हैं अकॉर्डिंग देयर लोकल कस्टमर्स, क्योंकि अब यहाँ पर आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया है अपनी प्रॉपर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, आपके जो भी ऑपरेशन है लोकल मार्केट के हिसाब से। दूसरा है सब्सिडरीज इन डिफरेंट कंट्री हैव द फ्रीडम टू डेवलप देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंडिपेंडेंटली। अब आपकी जिस भी कंट्री में जो भी सब्सिडरी है उसके पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो खुद की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप कर सके। इसके अंदर कोई इसका जो हेड ब्रांच है उसका कोई इंटरफेयर नहीं होएगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है द ऑर्गेनाइजेशंस एक्नॉलेज एंड अडॉप्ट द लोकल मार्केट डिफरेंसेस। अब यहाँ पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखती है कि लोकल मार्केट में एग्जैक्ट डिमांड क्या है, वो चाहते हैं क्या, उनकी प्रेफरेंस, या फिर उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर प्रोडक्ट्स को, स्ट्रेटजीज़ को, ऑपरेशंस को बनाया जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एन इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन adopt its menu and marketing strategy to cater the unique taste and preferences of customer in each country it operates in। अब फूड चेन कोई भी देख लो आप, मैगडी देख लो, पिज़्ज़ा हट देख लो, मतलब कोई भी आप फूड चेन देख सकते हैं, हल्दीराम देख लो, ये जिस भी कंट्री के अंदर जाते हैं उस कंट्री के हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, अपने मेन्यू को चेंज करते हैं, जिसके हिसाब से कि वहाँ के जो लोकल कस्टमर हैं, वहाँ के जो भी डेमोग्राफिक एरिया है उसके टेस्ट को, उसकी प्रेफरेंस को फुलफिल किया जा सके। तो ये होता है आपका पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। मतलब हर कंट्री के लिए एक सब्सिडरी ओपन करी जाती है, उस सब्सिडरी के पास प्रॉपर राइट्स होते हैं, ऑटोनॉमी होती है कि वो अपने हिसाब से उस कंट्री के लिए अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सके, जिसके थ्रू कि वो स्पेसिफिक दूसरी कंट्री की स्पेसिफिक नीड्स, प्रेफरेंस को पूरा कर सके। अब थर्ड अप्रोच आती है आपकी रीजियोसेंट्रिक अप्रोच, जिसे नाम से पता लग रहा है कि रीजन वाइज यहाँ पर हम पार्टीशन करेंगे। दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग द वर्ड इनटू रीजन बेस्ड ऑन द कॉमन ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरे वर्ड को कॉमन ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनको हम डिवाइड कर देते हैं, और ईच रीजन इज ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट इंटरनेशनल मार्केट। और जितने भी रीजन फिर क्रिएट किए जाते हैं, हर एक रीजन को हम एक अलग इंटरनेशनल मार्केट की तरह ट्रीट करते हैं। एंड द ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज टू ईच रीजन। और हर रीजन के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक अलग स्ट्रेटजी को डेवलप करता है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर अडॉप्टेड टू सूट द ब्रॉडर नीड्स ऑफ ईच रीजन। और यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज को इस तरह कस्टमाइज किया जाता है, इस तरह उनकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है कि वो अपनी रीजन के कस्टमर्स की नीड्स को, रेफरेंसेस को, या उनकी जो भी डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रीजन्स आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ इन कल्चर, ज्योग्राफी और मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रीजन को बनाने के लिए आपके पास कोई ना कोई बेस होना चाहिए। तो यहाँ पर बेस होते हैं आपके कॉमन ट्रेट्स। कॉमन ट्रेट्स के अंदर आपके कल्चर आ गए, आपके बिलीफ्स आ गए, आपकी ज्योग्राफी आ गई, आपकी मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। इन सभी के बिहाफ पर आपकी कंप्लीट मार्केट को डिवाइड किया जाता है। इसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर डिजाइन टू कैटर द कॉमन प्रेफरेंसेस एंड डिमांड ऑफ ऑल कंट्रीज विद इन अ रीजन। अब एक रीजन के अंदर 4 या 5 कंट्रीज है, तो उन सभी के लिए एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक ही प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक रीजन के अंदर जितनी भी कंट्री आ जाए, बेशक एक कंट्री है चाहे 10 कंट्री हैं, उन सभी के लिए सेम प्रोडक्ट, सेम सर्विस को डिज़ाइन किया जाता है। अब लास्ट आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर कॉमन फॉर ऑल फॉरेन मार्केट विद इन अ गिवन रीजन। अब एक रीजन के अंदर जितनी भी मार्केट आएंगी, उन सभी मार्केट के लिए एक सिंगल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाएगा। जिसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर create different strategy for the European market, Asian market
एंड ट्रीटिंग ईच एज अ डिस्टिंक्ट रीजन विद सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर मोस्टली जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर होते हैं वो रीजन वाइज अपनी प्रोडक्शन करते हैं, अपने ऑपरेशंस को, अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्ड करते हैं। तो ये था आपका रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। और लास्ट पार्ट आता है आपका जियोसेंट्रिक अप्रोच। यहाँ पर हम बात करते हैं ग्लोबल प्रोडक्ट की ग्लोबल स्ट्रेटजी के बारे में। So in this approach, the organizations view the entire world as one single market। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मान के चलता है, एज्यूम करता है जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो उसके लिए एक सिंगल मार्केट है और इट डेवलप्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन ग्लोबल कस्टमर नीड्स। यहाँ पर ये एक ही प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करते हैं जिसकी ग्लोबल लेवल पर कस्टमर्स को नीड हो, उनकी चॉइस हो वो चीज़, एंड द सेम रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज ऑफर्ड वर्ल्ड वाइड। तो एक ही प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज बनाते हैं और ग्लोबल कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। इसके अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं होती। द प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी लोकेटेड एनीवेयर ग्लोबली टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। अब कहाँ प्रोडक्शन करेंगे, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये कहीं भी हो सकती है जहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी जो कॉस्टिंग है प्रोडक्शन की वो कम लगे, ऑप्टिमाइज कॉस्ट हो और एफिशिएंटली उनका प्रोडक्शन कर सके। तो ये होती है आपकी जियोसेंट्रिक अप्रोच। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इनके। सो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑफर्ड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द ऑल मार्केट। तो यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट और सर्विस होते हैं स्टैंडर्डाइज होते हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप किया जाता है ओवरऑल वर्ल्ड में सेल के लिए। दूसरा, प्रोडक्शन कैन बी सूटेड इन वेरियस लोकेशंस वर्ल्ड वाइड टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। अब यहाँ पर आपके प्रोडक्शंस को वर्ल्ड के कई पार्ट में किया जा सकता है जहाँ से कि उन्हें कॉस्ट कम और एफिशिएंसी बढ़ा सकें वो। तो ये नहीं है कि किसी एक ही जगह अपना टोटल प्रोडक्शन करते हैं, ये हो सकता है उसके पार्ट कहीं और बन रहे हों, असेंबलिंग कहीं और कर रहे हों, सेल्स कहीं और से कर रहे हों, मतलब ये उस जगह का, उस लोकेशन का यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड जो इनके लिए कॉस्ट को मिनिमाइज और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करती है। और लास्ट है, एडेप्टेशन टू चेंजिंग ग्लोबल कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंस इज़ अ प्रायोरिटी। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो भी ग्लोबल कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स और प्रेफरेंस कैसे है, कैसे बदल रही है, और जैसे उनकी प्रेफरेंस बदलती है, उनकी नीड्स बदलती है, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बदलते रहते हैं ग्लोबली। इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जो भी लग्जरी कार हैं लाइक आपकी BMW, आपकी मर्सिडीज बेंज हैं, क्या करते हैं, ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं स्टैंडर्डाइज फीचर और डिज़ाइन के साथ, और फिर उसको ग्लोबली सेल करते हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन। जियोसेंट्रिक अप्रोच को मोस्टली वहीं यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपके गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आप हर कम वैल्यू की कॉस्ट में आप करोगे तो आपके पास इतने कस्टमर ही नहीं होते ग्लोबली जो आपके स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। लेकिन अगर आपके पास हाई वैल्यू प्रोडक्ट है और उसके अगर आपके पास ग्लोबल मार्केट में कम कस्टमर्स हैं तो भी आपको वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बन जाता है। तो ये थी आपकी ग्लोबल अप्रोच। आई होप आपको चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे EPRG के। अगर आप कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही ऐसी और वीडियोस, ऐसी और टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।